हेलो एवरीवन। वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स 1। तो जो आज की हमारे क्लास का टॉपिक है वो है जनरल प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइन फॉर पेडियाट्रिक पेशेंट्स, है ना। तो क्या है कि हमारे पास कुछ स्पेशल पॉपुलेशंस होती है ना। स्पेशल पॉपुलेशंस मतलब क्या होता है कि जो पॉपुलेशन मतलब जो ग्रुप के लोग है ना जनरली स्पेशल कहलाते हैं। मतलब स्पेशल का मतलब क्या होता है कि उनकी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो प्रॉपर्टी जो नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल या फिर जो नॉर्मल एडल्ट्स रहते हैं उनसे थोड़ा अलग होती है, इसीलिए उनको हम स्पेशल पॉपुलेशन बोलते हैं। इन स्पेशल पॉपुलेशन में स्पेशली बच्चे है ना, जिसको हम पेडियाट्रिक पॉपुलेशन बोलते हैं, ऐसे एल्डरली है ना, बूढ़े बुजुर्ग लोग, और प्रेग्नेंट लेडी या फिर लैक्टेटिंग या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर रहती है उनको हम स्पेशल पॉपुलेशन पे रखते हैं, है ना। या कभी कभार ऐसे लोग जिनकी एकदम है ना रीनल फंक्शन टेस्ट है जो वो एकदम अबनॉर्मल है, उनकी जो रीनल जो सिस्टम है वो एकदम कॉम्प्रोमाइज है, या फिर जो हेपेटिक सिस्टम है जो ड्रग को मेटाबोलाइज करता है वो वाला सिस्टम एकदम से कॉम्प्रोमाइज है, तो ऐसे पॉपुलेशन को भी हम स्पेशल पॉपुलेशन में कॉम्प्रोमाइज कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि जो ये स्पेशल पॉपुलेशन है इसका एक और लॉजिक क्या है कि जितने भी ड्रग मार्केट में अप्रूव होते हैं ना, जैसे पहले ड्रग प्री क्लिनिकल स्टडीज में जाते हैं, फिर वहां से अगर अच्छे रिजल्ट आए तो आईएनडी फाइल करते हैं, है ना। अगर आईएनडी का जो रिजल्ट है वो अगर अच्छा आया तो फिर उसके बाद हम क्लिनिकल ट्रायल्स चालू करते हैं, है ना। जो ये क्लिनिकल ट्रायल्स जो हम करते हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्टडी रहती है, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है ना, इन समरी बहुत सारा रिसोर्स लगता है, और उसके बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी है, और वहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। स्पेशली जो उसमें पार्टिसिपेंट्स है क्लिनिकल ट्रायल्स में उनकी सेफ्टी को हमको एकदम से ध्यान में रखना होता है। तो जब हम इन क्लिनिकल ट्रायल्स को करते हैं बेसिकली उन स्टडीज में क्या होता है ना कि जो बच्चे हैं, है ना, जो फिर या बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी या फिर लैक्टेटिंग मदर्स हैं, है ना, ऐसे जो लोग रहते हैं, ऐसे जो पॉपुलेशन रहती है वो जनरली हम क्लिनिकल ट्रायल में नहीं इन्वॉल्व करते हैं। ये कुछ गाइडलाइंस है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन जो पॉपुलेशन है इन पॉपुलेशन में ये जो ड्रग है ये अप्रूव होने के बाद क्या काम करेगा, कैसा काम करेगा, वो एक हमको एक्स्ट्रापोलेटिव जो है अनुमान है, मगर एग्जैक्टली क्या करेगी उसकी कोई भी हमारे पास डेटा नहीं है। तो जैसे ही ड्रग मार्केट में अप्रूव हो जाती है तो फिर धीरे 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 उसके रिलेटेड हमको सेफ्टी के ऊपर, उस ड्रग के या फिर उस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के सेफ्टी के ऊपर हो गया, या फिर उसकी जो इफिकेसी के टर्म्स में हो गया, फिर वो धीरे धीरे हम डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन है, जो स्पेशल पॉपुलेशन है जिसके हम प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस देखेंगे, वो स्पेशल पॉपुलेशन की कैटेगरी में आते हैं। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये गाइडलाइंस क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जब भी ऐसे पॉपुलेशन पे हमको कोई भी ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करना होता है तो वहां पे हमको एक्स्ट्रा अवेयर होना होता है, एक कॉशन लेना होता है, प्रिकॉशन लेना होता है। तो ये जरूरी है ना। तो इसी बैकग्राउंड के साथ हम आज का क्लास चालू करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पेडियाट्रिक पेशेंट है ये क्या है, पेडियाट्रिक प्रिस्क्राइबिंग जो है ये क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, पेडियाट्रिक प्रिस्क्राइबिंग रिफर टू दी रेशनल। हाँ, रेशनल मतलब क्या होता है कि जस्टिफाइबल, है ना, जहां पे जरूरी है और जितना जरूरी है, जैसे जरूरी है, जिस रूट से जरूरी है हम उस तरीके से दे रहे तो उसको हम रेशनल बोलेंगे। आगे के टॉपिक में हम रेशनल यूज ऑफ ड्रग और रेशनल फॉर्मुलेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वहां पे भी हम इसको फिर से स्ट्रेस करेंगे। अभी के लिए हम रेशनल का मतलब यही समझते हैं कि जस्टिफाइबल, जहां पे उसकी एक्चुअल नीड है ना। तो रेशनल सिलेक्शन करना है ड्रग का जिसकी एक्चुअल नीड है, उस ड्रग का सही डोजेज फॉर्म पे सिलेक्शन करना है, सही रूट से उस ड्रग को प्रिस्क्राइब करना है, और बच्चों में ड्रग देने के बाद मॉनिटरिंग भी करना है कि ये जो ड्रग है इसने सही तरीके से काम किया कि नहीं किया, ये ड्रग सेफ है कि नहीं है, ये ड्रग जो हमारा इंटेंशन था उसके हिसाब से इफेक्टिवनेस निकला कि नहीं निकला। तो ये जो सारी हम मॉनिटरिंग करते हैं ये भी हम जो पेडियाट्रिक गाइडलाइन है उसमें लेके आते हैं, है ना। तो टेकिंग दी एज रिलेटेड फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस, क्योंकि बच्चे में क्या होता है कि एज बहुत कम होती है, उसके हिसाब से फिजियोलॉजी जो बॉडी के प्रोसेसेज है वहां पे भी बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। जस्ट एज और वेट का ही वेरिएशन नहीं है, बाकी भी फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस है, तो उन वेरिएशंस को भी हम कंसिडरेशन में लेंगे। ऐसे ही डेवलपमेंटल स्टेज, बच्चे रैपिडली ग्रो होते हैं ना, तो उनके डेवलपमेंटल स्टेज को भी हम कंसिडरेशन में करेंगे, और अगर उनको कुछ ऐसे डिजीज कंडीशन है तो उनको भी हम कंसिडरेशन में लेंगे। और इन सारे
कंप्रहेंसिव पैरामीटर्स को अगर हम साथ में लेके कंसिडर करके एक रेशनल ड्रग का सिलेक्शन कर रहे हैं, सही डोजेज फॉर्म पे कर रहे हैं और उसको हम सही राउट से दे रहे हैं और उसको प्रॉपरली हम मॉनिटर भी कर रहे हैं, तो इस टाइप के जो प्रिस्क्राइबिंग रहती है उसको हम बोलते हैं रेशनल प्रिस्क्राइबिंग अमॉन्ग दी पेडियाट्रिक पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हमको क्या समझना है कि चिल्ड्रन आर नॉट जस्ट स्मॉल एडल्ट है। चिल्ड्रन बोले तो जस्ट स्मॉल एडल्ट नहीं है, इनके बहुत सारे वेरिएशंस रहते हैं। स्पेशली जो हम फार्माकोकाइनेटिक वेरिएशंस की बातें करते हैं, ड्रग का जो ऑब्जॉर्प्शन होने का पैटर्न रहता है फ्रॉम वेरियस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ड्रग हमारे बॉडी में मतलब बच्चे के बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा और वो किस तरीके से मेटाबोलाइज होगा और एक्सक्रीट होगा बॉडी से, ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये सारे पैरामीटर्स अलग होते हैं एक नॉर्मल एडल्ट्स के कंपैरिजन में। तो इन सारे पैरामीटर्स को हमको कंसिडर करना होता है इसको प्रिस्क्राइब करते टाइम पे, है ना। तो यहाँ पे इन सारी चीज को हम केयरफुल कंसिडर करेंगे। तो इसी कंसिडरेशन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम इंटायर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेशनल प्रिस्क्राइबिंग प्रोसेस बोलते हैं। और इसके लिए जो हमको इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस लगते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रेशनल प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस या फिर प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस फॉर पेडियाट्रिक पॉपुलेशन। होप यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो पेडियाट्रिक में भी अगर हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो हम कुछ 2-3 ग्रुप में हम पेडियाट्रिक पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो आ गया नियोनेट, है ना, जो पैदा होने से 1 महीने तक के जो बच्चे रहते हैं उनको हम नियोनेट बोलते हैं। इन नियोनेट में जनरली क्या होता है कि जो लीवर और फंक्शन है, बेसिकली जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन वाला जो फंक्शन है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुआ होता है, तो वहां पे हमको कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। ऐसे जो इन्फेंट पॉपुलेशन है ना, पहला मंथ पूरा होने के बाद 1 साल तक 12 महीने तक, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमको बार बार डोज को रिकैलकुलेट करना होता है। और ऐसे पॉपुलेशन में जनरली हम ओरल जो फॉर्मुलेशंस रहते हैं, जैसे सिरप रहते हैं, एलिक्सर रहते हैं, ऐसे फॉर्मुलेशन को हम ज्यादा प्रीफर करते हैं कंपेयर टू द टैबलेट, कंपेयर टू द कैप्सूल्स, कंपेयर टू द इंजेक्शंस, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। और चिल्ड्रंस अगर हम देखेंगे तो 1 साल से ऊपर जनरली बेसिकली आइडियली अगर हम बात करें तो 5 साल तक के उनको हम चिल्ड्रन बोलते हैं बच्चों को। हाउएवर अगर हम पेडियाट्रिक पॉपुलेशन ले रहे हैं तो कहीं बुक में आपको 14 साल भी देखने को मिलेगा, कहीं पे 16 साल भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको 19 साल तक भी देखने को मिल सकता है। जो ऐसे पॉपुलेशन रहती है इसमें भी बॉडी में वेरिएशंस रहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे वेरिएशंस रहते हैं और इन पॉपुलेशन पे भी जनरली हम ओरल को प्रेफर करेंगे। बट ये जो बच्चे हैं, 1 साल से बड़े बच्चे हैं, ये टैबलेट और कैप्सूल को भी ले सकते हैं। हाउएवर यहाँ पे भी हम ओरल जो फॉर्मुलेशंस रहते हैं, जो सिरप लिक्विड फॉर्मुलेशंस रहते हैं, उनको ही हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। तो ये कुछ इसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गया पेडियाट्रिक पॉपुलेशन के बारे में। अब हम एक एक करके जो जनरल गाइडलाइन है, प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइन है पेडियाट्रिक पॉपुलेशन में, इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन करे हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और उसको मैं एक एक बार बहुत शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा ताकि आपको इस चीजों को समझने में भी आसानी हो जाए। कंप्लाई विद द रेशनल ड्रग सिलेक्शन, जो ड्रग इंडिकेटेड है, जहां पे इंडिकेटेड है, जिसके लिए अप्रूव है, वही ड्रग को सिलेक्ट करना है। यूज ड्रग विद द प्रूवन सेफ्टी एंड एफिकेसी, जो ड्रग अप्रूव है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जैसे यूएस एफडीए है, इंडिया में सीडीएससीओ है ना, जो यहाँ से अप्रूव्ड ड्रग रहती है जिसकी बहुत सेफ्टी, एस्टेब्लिश्ड सेफ्टी है पेडियाट्रिक पॉपुलेशन पे और वो इफेक्टिव भी है पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने में, तो ऐसे ही ड्रग को हम फर्स्ट चॉइस में, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग में सिलेक्ट करेंगे। ऑलवेज प्रीफर लिक्विड फॉर्मुलेशंस इन चिल्ड्रंस, है ना। तो पॉलीफार्मेसी नहीं करना है। पॉलीफार्मेसी अगर मैं ग्रॉसली बोलूं तो 4 से 5 ड्रग से अगर ज्यादा कोई लेता है तो उसको हम पॉलीफार्मेसी बोलते हैं। बहुत सारे ड्रग्स नहीं देना है और अवॉइड अननेसेसरी ड्रग, जो ड्रग जरूरी नहीं उन ड्रग को हमको देके जो बॉडी का है वो बर्डन नहीं बढ़ाना है बच्चों में। कंसिडर एज स्पेसिफिक इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, कुछ ड्रग है जो हम बच्चों में दे सकते हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो बच्चों में नहीं दे सकते हैं, तो इन चीजों को हमको एकदम से ध्यान कर देना है। और जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स रहती है उनको हमको कदापि नहीं देना है, क्योंकि ये ग्रोथ, डेवलपमेंट और ऑर्गन मैच्योरेशन में भी या फिर डेवलपमेंटल स्टेज में भी एडवर्टली हार्म कर सकते हैं। तो ये चीजें हमको देखना है। आगे हम कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इसके। नियोनेट एंड इन्फेंट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड ऑलवेज विद द ओरल फॉर्मुलेशंस, तो जो जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, 1 महीने से छोटे या फिर 1 साल से छोटे, ऐसे बच्चों में हम हमेशा ओरल फॉर्मुलेशन पे जाएंगे, है ना। हाउएवर जो इससे थोड़ा बड़े वाले बच्चे हैं वो टैबलेट और कैप्सूल को ले सकते हैं, मगर वहां पे भी क्या है कि हम ओरल को ही प्रिफर करेंगे। अगर ओरल का स्ट्रेंथ नहीं पहुंच रही है, डोज कम पहुंच रहा है, तो वहां पे फिर हम टैबलेट और कैप्सूल में जाएंगे।
और जनरली क्या होता है ना कि जैसे बच्चों को फॉर एग्जांपल कि मेरे को 50 mg टैबलेट देना है और एडल्ट को मानो कि 100 mg टैबलेट देना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने एक 100 mg का टैबलेट ले लिया, उसको तोड़ के आधा एक टाइम पे दे दिया, आधा एक टाइम पे दे दिया। इसको हम इरेशनल ड्रग यूज बोलते हैं। ऐसे नहीं करना है ना। तो ये ड्रग को स्प्लिट करके, टैबलेट को तोड़ के, कैप्सूल को तोड़ के ऐसे देनी, ये वाली प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है। तो ये प्रैक्टिस को हमको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे हमको ड्रग को नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहिए। डोजेज शुड बी केयरफुली कैलकुलेटेड। तो बच्चों के लिए जो डोजेज है उसके हमारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, है ना, पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन करने वाले, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। जो ये फॉर्मूला जो है ये बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, ऐसे बॉडी सरफेस के हिसाब से कैलकुलेट करने वाले फॉर्मूले हैं, है ना, ऐसे ही एज के हिसाब से कैलकुलेट करने वाले फॉर्मूले हैं। तो डिपेंडिंग, इसमें से जो सबसे कॉमनली यूज होता है वो बॉडी वेट और बॉडी सरफेस का रहता है। एज वाला भी यूज होता है मगर इतना कॉमनली यूज नहीं होता है। तो उसके हिसाब से हम केयरफुल कंसिडरेशन करके हम डोज को कैलकुलेट करेंगे। जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो वेट के हिसाब से होता है। और इनमें से भी जो सबसे सेफ और इफेक्टिव ड्रग है वैसे ड्रग को ही हम ज्यादा प्रिफर करेंगे, है ना। प्रिफर ओरल रूट इन पेडियाट्रिक पॉपुलेशन, गो फॉर पैरेंटल रूट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसीज। और जहां पे अब्जॉर्प्शन में दिक्कतें हैं कोई भी ड्रग्स की, अगर हम ओरल लेने के बाद उस ड्रग का अब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो ऐसे केसेज में ही हम पैरेंटल में जाएंगे। या फिर इमरजेंसी सिचुएशन है और हमको रैपिड एक्शन चाहिए तो वो केसेज में हम पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। पैरेंटल मतलब इंट्रावेनस देना हो गया, इंट्रामस्कुलर देना हो गया, सबक्यूटेनियस देना हो गया। तो ये जो पैरेंटल रूट है ये हम इमरजेंसी के केस में जाएंगे। रादर हम नॉर्मल कंडीशन में हम ओरल रूट को ही ज्यादा प्रिफर करेंगे। अवॉइड आईएम रूट्स स्पेशली इन द न्यूनेट। जो 1 महीने से छोटे वाले बच्चे होते हैं उनमें बेसिकली हम आईएम रूट को अवॉइड करेंगे। ये थोड़ा इनह्यूमेन भी लगता है और थोड़ा ट्रबल भी होता है ना। तो इस वजह से हम जो 1 महीने से छोटे हुए बच्चे हैं उनमें हम इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन रहता है उसको हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही द ड्रग रेजिमेंट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर मिनिमम इफेक्टिव ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी शुड बी सिलेक्टेड इन हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। कितने ड्रग की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए साइंटिफिक बेसिस में, हाफ लाइफ के हिसाब से हमको फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी चाहिए। और फॉर एग्जांपल जैसे कोई ड्रग है जिसको हम 5 दिन देके अपना काम पूरा हो जा रहा है, उसका रेजिमेंट जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है, तो ऐसे ड्रग को हम 5 दिन के लिए ही प्रिस्क्राइब करेंगे। उससे कम के लिए भी हम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे और उससे ज्यादा के लिए भी हम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, है ना। इसमें कोई भाईचारा या फिर चलो दे देते हैं ये वाली बात नहीं होती। तो जितना साइंटिफिक एविडेंसेस या गाइडलाइंस बोलती है उसी तरीके से हम ड्रग्स देंगे। जो भी मिनिमम इफेक्टिव पीरियड रहेगा उसके हिसाब से हम ड्रग को प्रिस्क्राइब करेंगे। इन जनरल अवॉइड एक्सटेंडेड रिलीज ड्रग्स इन दी पेडियाट्रिक पॉपुलेशन। बच्चों में जनरली हम एक्सटेंडेड रिलीज वाले ड्रग्स को अवॉइड करेंगे, है ना, क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिज्म पैटर्न रहता है, अब्जॉर्प्शन पैटर्न रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न रहता है, ये जो एडल्ट है उनके कंपैरिजन में अलग रहता है, वेरिएट रहता है। तो जनरली हम एक्सटेंडेड रिलीज ड्रग्स इन पे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। मॉनिटर ऑफ पॉसिबल एडवर्स ड्रग एंड साइड इफेक्ट्स, है ना, को अगर कोई एडीआर या साइड इफेक्ट्स आ रहे तो उनको मॉनिटर करना है। और ड्रग इफेक्टिवनेस है कि नहीं वो भी मॉनिटर करना जरूरी है। अगर ड्रग इफेक्टिव ही नहीं है तो यहाँ पे ड्रग प्रिस्क्राइब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे ही अगर हम कोई क्रोनिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए थेरेपी दे रहे हैं ना, जैसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो गए, ऐसे ही एंटी कन्वर्जन, अगर किसी को एपिलेप्सी है उसको हम एंटी कन्वर्जन दे रहे, या फिर किसी को ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट हो गया उसको हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दे रहे लंबे समय के लिए, तो ऐसे केसेस में हम उनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है उसको हम मॉनिटर करेंगे। और बाकी जो लैब पैरामीटर है ना, उनका लिवर फंक्शन टेस्ट कैसा है, उनका रीनल फंक्शन टेस्ट कैसा है, वो भी हम टाइम टू टाइम में चेक करते रहेंगे। जनरली बच्चों में क्या होता है कि गैस्ट्रिक पीएच जो है वो हायर रहता है। इसका मतलब क्या है कि उनकी जो एचसीएल रहता है उनके स्टोमक में वो वीक रहता है जनरली। तो जो स्ट्रांगली एसिड अब्जॉर्ब होने वाले ड्रग है ना, वो पुअरली अब्जॉर्ब होते हैं। या फिर इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे जो भी एसिड सेंसिटिव ड्रग है उनको हम प्रिस्क्राइब करते टाइम पे हमको एक्स्ट्रा कॉशन लेना पड़ेगा और जो डोज है उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। टोटल बॉडी वाटर ज्यादा होता है बच्चों में और जो उनका फैट कंटेंट है बच्चों में वो बहुत कम होता है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ड्रग्स है, जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स है या फिर हाईली लिपोफिलिक ड्रग्स है, ऐसे ड्रग्स की डोजों को हमको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। ज्यादा बॉडी में वाटर रहता है तो जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है उसकी डोज ज्यादा देनी पड़ेगी। और उनके बॉडी में बहुत ही कम लिपिड रहता है तो जो बहुत ज्यादा लिपोफिलिक ड्रग्स है ना, उसको हमको छोटी डोज में देना पड़ेगा ताकि उसकी टॉक्सिसिटी ना हो।
है ना। ऐसे ही जो एल्बुमिन लेवल्स है वो कम रहते हैं, जो प्रोटीन कंटेंट रहता है वो भी कम रहता है, तो ड्रग जो है वो लेस बाइंड करती है प्रोटीन के साथ, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्री ड्रग है डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे बॉडी प्लाज्मा सर्कुलेशन में, वो फ्री ड्रग जो है वो ज्यादा रहेगा, इसीलिए टॉक्सिसिटी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए डोज को हमको कम करना है या क्या करना है, उसी तरीके से हमको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। होप यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। और जो बच्चे हैं उनमें जो लिवर एंजाइम्स है वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, वो जनरली इमेच्योर होते हैं, तो जो इस वजह से उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो पुअर होता है, तो वहां पे भी हमको ड्रग को एडजस्ट करना पड़ेगा। और बच्चों में जनरली जो रेनल फंक्शन है वो भी कम रहता है, इतना मैच्योर नहीं रहता है, तो वहां पे भी हमको डोज जो है ड्रग्स का, जो रेनली एक्सक्रेटेड ड्रग है उसका कम देना पड़ेगा। एग्जांपल अमाइनोग्लाइकोसाइड है ना, जितने भी अपने जेंटामाइसिन, कानामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये जो भी ड्रग्स है इनका डोज भी हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, बेसिकली कम देना पड़ेगा। अबाउट कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स इन चिल्ड्रन, कुछ ड्रग्स जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बच्चों में, जैसे टेट्रासाइक्लिन देंगे तो बच्चे के दांत में डिस्कलरेशन हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही फ्लोरोक्विनोलोन्स को भी हम नियोनेट्स और इन्फेंट्स में नहीं यूज कर सकते, वो टीथ और गम के डिसऑर्डर लेके आते हैं। सॉफ्ट टिश्यू बॉडी के जो रहते हैं, वो जो कार्टिलेज रहते हैं उनको डैमेज कर देते हैं। ऐसे ही एस्पिरिन जो सैलिसाइलेट ड्रग है वो रेज सिंड्रोम को इनहेंस करता है, उसको रे सिंड्रोम कराता है, तो वहां पे हम सैलिसाइलेट भी बच्चों में जनरली नहीं यूज करते हैं। ऐसे ही एक बहुत ही जबरदस्त एंटीबायोटिक है क्लोरामफेनिकल, ट्रू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आता है, ये भी जनरली हम बच्चों में नहीं देते हैं, क्योंकि इसका एसिटाइलेशन करने के लिए उनके लिवर में इंजाइम्स नहीं प्रॉपर मात्रा में मैच्योर हुए होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को जो है ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें कम करने के लिए हम यहाँ पे ये सारी ड्रग्स को स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे, है ना। बच्चे हैं, ओरल ड्रग दे रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा सा फ्लेवर चाहिए। फ्लेवर का मतलब ये होता है कि वो अच्छा टेस्ट आना चाहिए, उनको थोड़ा है ना पसंद आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट देके उनको एक्सेस अमाउंट में शुगर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और जितने भी अल्कोहल कंटेनिंग ड्रग्स रहते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसे ड्रग जिसको हम एज ए ऑफ लेवल यूज कर रहे हैं, मतलब कि डॉक्टर अपने हिसाब से बोल रहा है कि इसका यूज है, हाउएवर इसका कोई भी अप्रूव्ड इंडिकेशन नहीं है, तो ऐसे ड्रग को जनरली हम अवॉइड करेंगे। अगर हम देंगे भी तो उसको हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, या फिर जिनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है वैसे ड्रग को हम नहीं देंगे। जहां पे हो सके पॉलीफार्मेसी नहीं करना है, और ज्यादा ड्रग्स है तो उनका ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस भी हमको चेक करना है। पॉसिबल एलर्जी या एनाफाइलेक्सिस हो सकती है बच्चों में, तो इस चीज के लिए भी हमको बच्चों को एसेस करना है। ऐसे ही पेरेंट्स जो उनके आए हैं या जो उनके गार्जियन आए हैं क्लिनिकल सेटअप में, हेल्थ केयर सेटअप में, या जो भी उनके केयर टेकर है, उनको भी हमको एजुकेट करना पड़ेगा डिजीज के बारे में, दवाइयों के बारे में, है ना। तो ये हमको उनका कंप्लायंस में आसान करेगा, और मोर ओवर जो उनका जो थेरेपेटिक आउटकम है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। चिल्ड्रन आर नॉट जस्ट स्मॉल एडल्ट्स, है ना। कंसिडर फार्माकोकाइनेटिक वेरिएशन, जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और जो एक्सक्रेशन वाले पैरामीटर्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं बच्चों में, वेरिएशन होते हैं, अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं एडल्ट से, तो उन सारी चीजों को हमको कंसिडर करना चाहिए, है ना। देन अडेयरिंग टू द गाइडलाइंस इंप्रूव द थेरेपेटिक आउटकम, अगर हम इन सारे गाइडलाइंस के साथ अडेयर करेंगे तो थेरेपेटिक आउटकम जो है वो बढ़ेगा, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होने के इंसिडेंसेस है वो कम हो जाएंगे, और जो बच्चा है वो नॉर्मल तरीके से ग्रोथ और डेवलप कर पाएगा। तो हमारा जो अल्टीमेटली जो अपना क्लिनिकल गोल है वो गोल अचीव हो जाएगा। तो ये था हमारा रेशनल प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस इन दी पेडियाट्रिक पॉपुलेशन, है ना, जो आपके सिलेबस में है। ये 5 मार्क्स के लिए इनमें से ऑलमोस्ट एक गाइडलाइन आता ही है एग्जाम में, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोल सकता हूँ, है ना। तो आज का क्लास जो है, ये आज का क्लास खत्म करने से पहले एक बार हम फिर से जस्ट रिकैप करके देखेंगे क्यों स्पेशल पॉपुलेशन पे ये गाइडलाइंस देना जरूरी है, क्योंकि ये जो लार्ज पॉपुलेशन है इसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करते, तो ड्रग की हमको सेफ्टी इफिकेसी में बहुत कुछ डाउट रहता है। और ये जो स्पेशल पॉपुलेशन है इनका जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है ना, ये नॉर्मल एडल्ट से अलग होते हैं, डिफर होते हैं, ये वेरी करते हैं, तो उसके हिसाब से बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो इन डिफरेंसेस को कंसिडर करते हुए हम ड्रग एडजस्टमेंट करेंगे जब हम प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, है ना। बेसिकली पेडियाट्रिक में 3 ग्रुप रहते हैं, नियोनेट 1 महीने से छोटे, इन्फेंट्स 1 साल से छोटे, या फिर चिल्ड्रन जो जनरली 14 साल से 16 साल तक गिन सकते हैं, आइडियली 5 साल तक के को हम बच्चे बोलते हैं। जो इनके गाइडलाइन है, गाइडलाइन में क्या है कि रेशनल ड्रग ही यूज करना है, प्रॉपर डोज लेना है, प्रॉपर स्ट्रेंथ लेना है, डोजेस फॉर्म पे लेना है, जिस ड्रग की सेफ्टी इफिकेसी वैसे ड्रग को लेना है, लिक्विड फॉर्मुलेशंस को प्रिफर करना है, ज्यादा से ज्यादा ड्रग नहीं देना है ना, अननेसेसरी ड्रग्स को नहीं देना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन चेक कर लेना है, स्पेशली पेडियाट्रिक पॉपुलेशन पे। प्रीफर ओरल फॉर्मुलेशन, है ना, टैबलेट कैप्सूल को हम जनरली नहीं देंगे, पेरेंटल रूट पे नहीं जाएंगे जब तक हमको इमरजेंसी जरूरत नहीं है, या फिर अब्जॉर्प्शन
में दिक्कत है। डोज को हम अगेन एंड अगेन रिकैलकुलेट करेंगे। हमारे पास बहुत सारे फार्मूला है, यंग्स फार्मूला है, डिलिंग फार्मूला है, क्लार्क्स फार्मूला है ना, बेस्ड ऑन द बॉडी वेट, बेस्ड ऑन द बॉडी सरफेस एरिया, बेस्ड ऑन द एज। इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। उसके हिसाब से हम ड्रग की डोजेज को कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से हम ड्रग की डोज को डिसाइड करेंगे, है ना। ऐसे ही एक्सटेंडेड जो ड्रग है उनको हम नहीं देंगे, जो सेफेस्ट ड्रग है उसको हम शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए देंगे, है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हमको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा क्रोनिक थेरेपी में। और फिर वाटर की मात्रा जो है, फैट की मात्रा जो है, प्रोटीन की मात्रा है, वो भी इनमें वेरिएट रहती है। उसके हिसाब से हमको ड्रग की डोज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ जो ड्रग्स हैं वो बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जैसे टेट्रासाइक्लिन, एस्पिरिन, है ना, फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्लोरामफेनिकल। तो ऐसे ड्रग को हम जनरली पेडियाट्रिक पॉपुलेशन पे नहीं देंगे। अल्कोहल कंटेनिंग फूड है, ड्रग्स है, या फिर कोई ड्रग्स का अगर हम ऑफ लेवल यूज करें तो ऐसे को हमको नहीं करना चाहिए। जितने भी एलर्जीज है, साइड इफेक्ट्स है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, एनाफाइलेक्सिस होने के चांसेस है, उनको अकाउंट में लेना चाहिए। और बच्चे के जो केयर टेकर है उनको अच्छी तरीके से एजुकेट करना चाहिए। तो ये सब करके हम जो है एक रेशनल प्रिस्क्राइबिंग कर सकते हैं, जिस प्रिस्क्रिप्शन देने की वजह से जो ड्रग है उसके प्रिस्क्राइब होने की वजह से हमको क्या है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी है, ज़्यादा से ज़्यादा इफिकेसी हमको देखने को मिले, और जो अनवांटेड अनइंटेंडेड इफेक्ट है वो हमको देखने को ना मिले। राइट। होप आपको ये गाइडलाइंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसी ऐसे ही जेरेटिक पॉपुलेशन, मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए क्या क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, वो गाइडलाइन लेके आएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग दी टुडेज क्लास। सी यू इन द अनदर क्लास। टेक केयर। थैंक यू।